वानी, जो कि इस वक्त अपनी माँ को गले लगा करके उनको शांत कर रही थी, लेकिन समझ नहीं आ रहा था सुनीता जी को कि वो किस तरह से अपने दिल का दर्द वानी से बयां कर पाएंगी। शायद उनका कुछ ना ही बताना वानी के लिए बेहतर होगा, और वो उससे अलग होकर के अपने हाथ में गाजर के हलवे का इस वक्त 2-3 बाइट उसको खिलाती हैं, और वो वानी से अलग होते हुए अपने आंसुओं को पोंछते हैं और अपने हाथ में पकड़े बाउल से एक एक स्पून करके वानी को गाजर का हलवा खिला रहे थे। वानी उनको रोकते हुए कहती है, इतनी भी क्या जल्दी, आराम से खा। लेकिन जैसे उसका मुंह खुला था, सुनीता जी जबरदस्ती उसको वो हलवा खिलाते हुए कहती हैं, शायद यही तुम्हारे लिए अब काम कर पाएगा। मेरे पास इसके अलावा तुम्हारे लिए और कोई ऑप्शन नहीं है बेटा। आई एम सो सॉरी। और ये बोलकर वो फिर से रोने लगी थी और उनके हाथ से वो गाजर के हलवे का बाउल, जो कि एकदम से नीचे गिर गया था, वो कांच का बाउल था जिससे वो पूरी तरह से बिखर कर टूट गया था, और सुनीता जी भी अंदर से बिल्कुल टूट गई थी। तभी बाहर से आवाज़ आती है वानी के डैड की। वानी को ये सब में कुछ तो गड़बड़ लग रहा था। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर मॉम के साथ हो क्या रहा है। वो कुछ समझ क्यों नहीं रही और ना ही कुछ बता रही हैं। आखिर इस तरह से क्यों रोए जा रही हैं वो। तभी मोहन जी बाहर से चिल्लाते हुए वानी का नाम लेते हुए कहते हैं, वानी आइए, अंकल जी को लेट हो रहा है आपके। वानी अपनी मम्मा को उठाते हुए कहती है, मम्मा मैं जाती हूँ वहाँ, और सारा सामान जो मेरे बैग में है ना वो लेकर जा रही हूँ, आप परेशान मत होना। हाँ। और ये बोलकर वो जोर से अपनी मम्मा को गले से लगा ली थी। वानी की हाइट उसकी मम्मा से थोड़ी बड़ी थी, जिससे उसकी मम्मा, जो कि उसको जोर से अपने सीने से लगाना तो चाह रही थी, जिससे वानी को हल्का झुकना पड़ता है। और वानी अपनी माँ के आंसू को पोंछते हुए कहती है, अब जाने भी दो ना, क्या मूड स्विंग हो रहे हैं आपके। मैं पहले भी अंकल के यहाँ जा चुकी हूँ मम्मा। सुनीता जी कहती है, जाओ, कान्हा तुम्हारी रक्षा करेंगे बेटा, मुझे उन पर पूरा भरोसा है, ध्यान से जाना। हाँ। और ये बोलकर वो प्यार से उसके गालों को सहला दी थी। मोहन जी के साथ ही इस वक्त वीरेंद्र भी बैठे हुए थे गाड़ी में, और वानी का इंतजार हो रहा था। वानी के बैग्स को उन्होंने पहले ही शायद रखवा दिया था, क्योंकि वानी के बैग हॉल में नजर नहीं आ रहे थे। वानी जल्दी जल्दी अपने पापा की गाड़ी में आकर बैठते हुए कहती है, मैं तो रेडी हूँ, चलिए। और फिर उसने अपने फ़ोन में किसी को टेक्स्ट कर दिया था कि वो अपने अंकल के पास जा रही है। वहीं दूसरी तरफ से उसे मैसेज आता है। ये किसकी इमोजी थी। वानी ये देख करके हल्का सा ब्लश करती और अपने चेहरे को विंडो की तरफ घुमा ली थी। ये टेक्स्ट आर्यन का था। इस वक्त अखिल और आर्यन आमने सामने बैठे हुए थे, और चारों तरफ इस वक्त उनके मुस्तंडे बॉडीगार्ड्स खड़े थे। बस एक ऑर्डर की देरी थी आर्यन के, सब कुछ उसके हक में हो सकता था। और इसी बात को अखिल बार बार आर्यन को समझाया जा रहा था। देख भाई, मुझे नहीं समझ में आ रही तेरी क्या प्लानिंग है, लेकिन किसी भी हालत में वानी को कुछ नहीं होना चाहिए। आर्यन अखिल को परेशान होता देखकर कहता है, तुझे क्या लगता है वानी को लेकर कि मैं कोई लापरवाही करूंगा, जिसे संभालने के लिए मैंने खुद को पूरी तरह से बदल दिया। आज उसकी जिंदगी खतरे में है, और तुझे लगता है कि मैं इन बॉडीगार्ड्स के भरोसे उसे छोड़ूंगा? कतई नहीं। वानी को हैंडल करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आर्यन काफ़ी है। तुम वीडियो मीटिंग अरेंज करवाना जब मैं कहूँ, बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दो। दूसरी तरफ वानी, जो कि ना जाने क्यों हल्का हल्का डिजीनेस फील कर रही थी, उसकी आंखें धीरे धीरे रह करके बंद होने को आ गई थी, और वहीं उसके हाथ से फ़ोन एकदम से छूट जाता है। वानी कोशिश करती है कि वो अपने फ़ोन को उठा पाए, लेकिन अब उसकी आंखें और ज़्यादा भारी होने लगी थीं, जैसे उसे ज़बरदस्ती कोई सुला रहा हो। वानी अपने सिर को पकड़ते हुए कहती है, मम्मी। वो तेज तेज सांसें ले रही थी, लेकिन उसके मुंह से ठीक तरीके से आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। और इस वक्त सामने मोहन जी, जो कि पैसेंजर सीट पर बैठे हुए थे, और वीरेंद्र, जो कि कार को ड्राइव कर रहे थे, वो वानी पर ज़रा भी ध्यान नहीं देते और आपस में बातें कर रहे थे, बिल्कुल नॉर्मल बातें, जो कि वानी भी सुने तो उसे कुछ भी शक ना हो। तभी वानी, जो कि बहुत कोशिश कर रही थी कि वो अपनी बातों को अपने डैड तक पहुंचा सके, और तभी उसके मुंह से बस आखिरी बार यही निकलता है, पापा पापा। और ये बोलकर वो वहीं बैक सीट पर एकदम से धड़ाम से गिर गई थी, और जैसे ही उसकी आंखें पूरी तरह से बंद हुई थी, एकदम से ब्रेक मार दिए थे, जिससे वानी, जो कि धड़ाम से नीचे की तरफ कार में ही गिर गई थी, और उसके सर पर हल्की चोट लग गई थी। मोहन जी वीरेंद्र से कहते हैं, मैं उतर रहा हूँ, और ध्यान से, मुझे अब इस लड़की का चेहरा दोबारा नजर ना आए।
वरना हमारी दोस्ती हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म। बहुत बहुत भरोसा करके तुमसे ये काम करवा रहा हूँ वीरेंद्र। वीरेंद्र जो अपने हाथ को ले जा करके मोहन जी के कंधे पर रखते हुए कहता है, समझो दोस्त हो तुम्हारा, तुम्हारे फायदे के बारे में सोचूंगा। तुम क्या करने वाले थे? इसको पूरी तरह से मार कर ख़त्म, लेकिन मैं तुम्हारा प्रॉफिट कराने के बारे में सोच रहा हूँ। अरे अब तुमने इतने सालों से इसकी इतनी खातिरदारी की, इतना ख्याल रखा इसका, कम से कम थोड़ी बहुत तो रकम दे करके मरे ये। परेशान मत हो, हम इसके लिए अच्छी डीलिंग कर रहे हैं। और ये बोलकर वो मोहन जी को बाहर निकलने का इशारा कर दिए थे। बहुत सारे मेमोरीज मोहन जी के भी तो दिमाग में चल ही रही थी, लेकिन उन सारे मेमोरीज को सिर्फ एक मेमोरी जो कि पूरी तरह से डोमिनेट करती थी, कुछ फ़ोटोज़ के क्लिप्स जो कि अभी अभी उनके दिमाग में याद आते हैं, जिससे वो बिना वानी की तरफ एक बार भी मुड़ करके देखे तुरंत ही गाड़ी से बाहर की तरफ निकल गए थे और गाड़ी के दरवाजे को ज़ोर से बंद कर देते हैं। उन्हें वीरेंद्र से शायद कुछ और भी बातें करनी थी, जिसकी वजह से उन्होंने फ़ोन लगा दिया था वीरेंद्र को और साथ ही उनको आर्यन के बारे में कुछ बताने लगे थे। देखो, ये काम जल्द से जल्द हो जाना चाहिए और किसी को भी इस बारे में पता नहीं चले। और जहाँ तक बात रही आर्यन की, जब वो मुझसे पूछेगा तो मैं बता दूंगा कि वो किसी के घर गई हुई है। सुनीता को भी संभाल लूँगा, बस तुम्हारे घर पर वो नज़र ना आए। बात समझ में आ रही है? क्योंकि आर्यन पानी को ढूंढने के लिए शायद तुम्हारे घर तक जा सकता है। वीरेंद्र परेशान होते हुए कहते हैं, अरे ये है कौन यार? कौन है ये आर्यन? तुम टेंशन क्यों लेते हो? मेरे अगर काम के बीच आया ना तो टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे उसके। परेशान मत होना। और ये बोलकर वीरेंद्र बहुत ही कुटिल स्माइल अपने चेहरे पर ला करके गिरी हुई वानी की तरफ एक बार तरस भरी निगाहों से देखते हैं और फिर गाड़ी को उसी तरह से आगे बढ़ा दिए थे। वानी अभी भी वहीं कार के फ्लोर पर गिरी पड़ी थी। मोहन जी थोड़ी देर में घर पहुंचे थे। सुनीता जी जो कि अभी भी फ्लोर पर इसी तरह से बैठे हुए रोए जा रही थी। मोहन जी उनकी हालत को देखकर कहते हैं, अब तुम क्यों अपनी आंसू की टंकी बहाई जा रही हो? मिशिका का ख्याल रखो, क्योंकि अगर उसने भी ऐसी कोई गलती की ना तो उसको तो अपने हाथों से जान से मारूंगा मैं। सुनीता जी जो कि अपने चेहरे को उठा करके मोहन जी की तरफ देखते हुए कहती हैं, एक बार आपने बच्ची से पूछा भी कभी कि उसको क्या दिक्कत है, उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है? आपने तुरंत फैसला ले लिया ना। ये सुन करके मोहन जी हंसते हुए कहते हैं, अगर मैं तुरंत फैसला लेता ना तो वो 5 महीने पहले ही मर चुकी होती। इतने दिन मैंने इंतज़ार किया। ये सुनकर सुनीता जी कहती हैं, किसका इंतज़ार किया और क्यों? हाँ, क्यों क्यों इस तरह का नाटक करते थे आप कि आप उसे बहुत मानते हैं और आपको कुछ नहीं पता है? ये सुनकर मोहन जी हंसते हुए कहते हैं, क्योंकि हमारी मजबूरी थी। किसी ने हमें धमकी दी थी, अगर वानी को मैंने कुछ भी किया तो वो हमें मार देगा, इस वजह से, वरना वो अब तक जिंदा नहीं रहती। और अभी तो शुक्र मनाइए कि मैंने खुद उसे अपने हाथों से नहीं मारा। अब आप शांति से रहिए और मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। ये बोलकर वो अपने कमरे की तरफ चले गए थे और इसी तरह सुनीता जी अभी भी हॉल में पड़े पड़े रोए जा रही थी। मिशिका को उन्होंने पहले ही वानी के रूम में बंद कर दिया था, लेकिन मिशिका भी बहुत घबरा रही थी और वो घर के टेलीफोन नंबर से इस वक्त किसी को कॉल लगाती है। दूसरी तरफ से फ़ोन उठ गया था और ये नंबर किसका था, ये बात मिशिका का धीरे से पूछती है। हेलो हेलो, मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? दूसरी तरफ से एक लड़का जो कहता है, बोलो। धीरे से मिशिका जो आके अपनी बात बताते हुए कहती है, वानी दीदी यहाँ नहीं है, उन्हें अंकल ले गए और अब यहाँ पर कुछ तो प्रॉब्लम है। मम्मा रोए जा रही है, मुझे भी बंद कर रखा है, पापा भी बहुत डांट रहे मम्मा को, अब कोई मरने मारने की बात चल रही है। प्लीज़ आप बचा लोगे ना वानी दीदू को, मैं उनको बहुत प्यार करती हूँ। दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ये बात तुमने मुझे बताई, ये बात किसी और को नहीं पता चलनी चाहिए। फ़ोन रखो और बार बार मुझे कॉल मत करना, ठीक है? दूसरी तरफ से मिशिका कहती है, आप बचा लोगे ना वानी दीदू को, प्रॉमिस मी। वो शख्स जो अपना सर हाँ मिलाते हुए कहता है, आई प्रॉमिस यू, मैं बचा लूँगा उसे।
लगभग 4 से 5 घंटे बाद जाकर के वानी को थोड़ा होश आया था और फिर वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोल रही थी। उसके हाथ बहुत दर्द हो रहे थे क्योंकि उसके हाथ काफ़ी देर से पीछे की तरफ बंधे पड़े थे। उसे होश नहीं था कि वो कहाँ पर है, समझ नहीं पाती कि आसपास की ये जगह इतनी ज़्यादा अजीब क्यों लग रही है उसे। हल्का हल्का धुआं जैसा, और साथ ही यहाँ पर रेड लाइट्स जल रही थी जो कि दिखने में काफ़ी डरावनी लग रही थी। और वानी को एक टेबल के ठीक सामने बिठाया गया था जहाँ पर एक लैपटॉप रखा था और उसका कैमरा जो कि वानी की तरफ ही था। तभी पीछे से एक शख्स जिसकी आवाज़ वानी को धीरे धीरे जानी पहचानी लगने लगती है, वो आकर के वानी के सर पर अपना हाथ रखता है और उसके बालों को ज़ोर से पकड़कर खींचते हुए वानी की शक्ल दिखाते हुए कहता है, यही है वो लड़की, हमारी प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, 4 करोड़ से नीचे के लिए हम नहीं मानने वाले। बहुत कम उम्र है इसलिए ऐसे प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने में काफ़ी। लेकिन तभी सामने बैठा वो शख्स जो कहता है, एक्सपोर्ट नहीं करना, हमें ये लड़की इंडिया में ही चाहिए और इसके लिए आपको ज़्यादा रिस्क उठाने की ज़रूरत नहीं है। तभी इस बात को सुन करके वीरेंद्र जो लैपटॉप के सामने आते हुए कहते हैं, पर 4 करोड़ से नीचे हम नहीं मानेंगे, क्योंकि अगर हमें दूसरे देश में एक्सपोर्ट करना होता तो हम 4 करोड़ जैसे छोटे रकम को आपके सामने रखते ही नहीं, क्योंकि फिर तो बात 8 करोड़ तक पहुंच जाती। सामने बैठा शख्स जो कहता है, डन, 4 नहीं 8 करोड़ देता हूँ, लेकिन उसके बाद से इस लड़की को भूल जाइएगा। ये बात सुनकर के वीरेंद्र हैरान रह गए थे और अपने सिर खुजलाते हुए कहते हैं, अजीब सी चाहत है आपकी। मतलब 8 करोड़ में तो आपके सामने लड़कियों की लाइन लग सकती थी। आप श्योर तो है ना इस लड़की को लेकर? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे पैसे पूरे ना मिले और आप रफू चक्कर हो जाएं? क्योंकि ऐसा डीलर हमें कहीं नहीं मिला जो हमारे मुंह मांगी रकम से ज़्यादा रकम दे हमें, वो भी दुगना। सामने बैठा शख्स जो कि लैपटॉप के स्क्रीन पर इस वक्त लगातार देख रहा था और अभी उसके दांत पीसते जा रहे थे क्योंकि वीरेंद्र का एक हाथ जो कि वानी के सर पर था, वो अपने सर को हाँ मिलाते हुए कहता है, बात 8 करोड़ तक रखते हैं, बाल छोड़िए उसका, मुझे मेरी चीज़ों पर किसी और के हाथ मंजूर नहीं। वीरेंद्र तुरंत ही अपने हाथ को हटाते हैं और पीछे की तरफ बांधते हुए कहते हैं, जो हुक्म सरकार, अब आपकी हुई है लड़की, चलिए, हमें कब तक पैसे मिल जाएंगे? तभी उसे लोकेशन पर धीरे धीरे कुछ आवाज़ आने लगी थी। ये लोकेशन बिल्कुल वीरान था और वीरेंद्र को लगा था कि यहाँ पर तो कोई नहीं पहुँच सकता, लेकिन तभी 2 लोग जो कि दरवाजे को नॉक करते हैं, जिससे वीरेंद्र तुरंत ही अपने हाथ में गन निकाल लिया था और लैपटॉप को इसी तरह से खुला छोड़ करके वो बाहर की तरफ आ जाता है देखने के लिए कि आखिर बाहर आया कौन है। जैसे उसने दरवाज़ा खोला था, 2 काफ़ी हष्ट पुष्ट आदमी जो कि अंदर की तरफ हल्का सा अपना सिर झुकाते हुए कहते हैं, हम ही हैं, बॉस के लिए यहाँ पर आए हैं, उस लड़की को ले जाने के लिए। जैसे ही वीरेंद्र ये सुने थे, वो भौचक्का होकर के जल्दी से लैपटॉप की स्क्रीन के सामने आकर अपना मुंह खोलते हुए कहते हैं, आपने हमारी जगह को कैसे ढूंढ लिया? और कहीं आप बिना हमें पैसा दिए तो नहीं? लेकिन तभी उन्हें एक नोटिफिकेशन मिलता है उनके फ़ोन पर, जिसे चेक करने के बाद उन्हें पता चलता है कि उनके अकाउंट में इस वक्त 8 करोड़ ट्रांसफ़र हो चुके हैं। और ये देख करके वो एकदम से हैरान रह गए थे और ज़मीन पर एकदम से बैठ गए थे। तभी वो दोनों बॉडीगार्ड तुरंत ही वानी को बहुत ही संभाल कर उठाते हैं और वानी की भी आंखें अब धीरे धीरे खुल रही थी, मगर उसे अभी भी बहुत अच्छे से होश नहीं था कि उसके साथ हो क्या रहा है। बस उसे हल्की फुल्की आवाज़ जो कि कट कट के सुनाई दे रही थी। प्रॉपरली उसे समझ नहीं आ रहा था कि बात हो क्या रही है, भले भले उसके कानों के पास ही वीरेंद्र ने कुछ क्यों ना बोला हो। अब धीरे धीरे उसे पकड़ करके वो दोनों आदमी ले जाते हैं और गाड़ी में बिठा चुके थे। अब ये गाड़ी कहाँ जा रही थी कहाँ नहीं, वानी अभी भी ये सब नोटिस नहीं कर पाती। बस उसे कुछ एहसास हो रहा था कि उसके साथ कुछ तो गड़बड़ है। और फाइनली अब जा कर के उसकी नींद खुली थी सुबह की रोशनी से, और अपनी आंखें ऊपर इस तरह सूरज की रोशनी पड़ने से वो एकदम से मचल उठती है और जल्दी से उठ कर के बैठते हुए गहरी गहरी सांस भरती है और फिर थोड़ी तेज़ आवाज़ में कहती है, मम्मी मम्मी कहाँ हो? क्या हो रहा है मेरे साथ? या पापा लेकिन फिर उसे कुछ अजीब सा एहसास हुआ था कि उसके पापा उसे वीरेंद्र अंकल के साथ छोड़कर जा चुके थे। और फिर वीरेंद्र अंकल की थोड़ी बहुत आवाज़ें जो कल रात उसे सुनाई दी थी। वानी अपना सर पकड़ते हुए कहती है, ये क्या सपना देखा है मैंने? मिशिका
लेकिन फिर वो अगल बगल देखती है और चारों तरफ एकदम से घूम करके देखते हुए कहती है, ये तो मेरा कमरा नहीं है। मैं कहाँ हूँ? कहीं हम अभी भी ट्रिप पर तो नहीं है? नेहा, दीक्षा, प्रभा, अंशिता, कोई है यहाँ पर? लेकिन उसे कोई भी इस वक्त अपनी तरफ आता हुआ नजर नहीं आता और ना ही किसी की आवाज उस तक पहुंच पा रही थी। वानी के बार बार चिल्लाने पर तभी 3 से 4 लड़कियां, जो कि इस वक्त प्रॉपरली नीट एंड क्लीन यूनिफॉर्म में थी, वो अंदर की तरफ आते हुए वानी के लिए हल्का सर झुकाते हुए कहती हैं, वेलकम टू योर होम। और ये बोलकर वो अपना हाथ जिसमें उसने ट्रे पकड़ रखा था उसे आगे बढ़ाते हुए कहती है, दिस इज योर वेलकम डेजर्ट मैम, आप इसे खा लीजिएगा, आपको डेजर्ट बहुत पसंद है। वानी जो गाजर का हलवा देखी थी, जिसे देख करके वो एकदम से पीछे बेड पर धड़ाम से बैठते हुए कहती है, ये सब क्या हो रहा है? मैं कहाँ हूँ? और ये लोग कौन है? आप लोग कौन है? मेरी मम्मी पापा कहाँ हैं? हम कहाँ पर आए हैं? उसके इतने सारे सवाल का कोई भी जवाब नहीं दिया जाता और उसके लिए बहुत सारे खाने के सामान ला करके उसके सामने रख दिया गया था। और एक स्टाफ जो कि अपना हाथ पीछे की तरफ बांधे हुए वानी के सामने खड़े होते हुए कहती है, मैम, आपको जो भी कुछ चाहिए आप मुझसे मांगिएगा, मैं आपके लिए पर्सनली हायर की गई हूँ, आपको जिस चीज़ की भी ज़रूरत हो आप मुझसे मांगिएगा। वानी खड़े होते हुए कहती है, हाँ तो प्लीज़ मुझे बताओ ना, मैं कौन सी जगह पर हूँ? ये क्या है और हम हैं कहाँ पर? ये सुनकर वो लड़की धीरे से वानी की आंखों से आंसू पोंछते हुए कहती है, मैम आप फ्रेश हो लीजिए, उसके बाद खाना खा लीजिए, क्योंकि आप ब्रेकफास्ट करेंगी उसी के हिसाब से हमें लंच बनाना होगा। वानी जो इस तरह से अपनी बातों को पूरी तरह इग्नोर होता देखकर कहती है, मैं कुछ पूछ रही हूँ, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या? मैं कहाँ हूँ, मुझे प्लीज बताओ ना। लेकिन वो लड़की जो कि अपना चेहरा इस बात पर नीचे झुका ली थी और धीरे से कहती है, मैम आपको तैयार हो जाना चाहिए, बॉस नाराज होंगे। वानी ने जैसे ही बॉस का नाम सुना था वो तुरंत ही उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है, कौन है बॉस? कौन? मैं क्या किसी और के घर पर हूँ? बॉस कौन है? वो लड़की धीरे से अपना चेहरा नाम हिलाते हुए कहती है, मैम हमने उन्हें कभी नहीं देखा और हमें उनके बारे में कुछ भी नहीं पता, बस हमें उन्हें बॉस बुलाने का ही हक है, हम उनके बारे में और कुछ नहीं जानते और ना ही आपको कुछ बता सकते हैं। आई एम सो सॉरी मैम। वानी जो एकदम से अपना सिर पकड़कर बेड पर बैठकर रोना शुरू कर देती है और इसी तरह से 1 घंटे बीत जाते हैं। वानी का सर फटा जा रहा था, इतने सारे कन्फ्यूजन्स थे उसकी ज़िंदगी में, इतने सारे चीज़ें जो अचानक से बदल गई थी। अभी तक तो वो अपने मम्मा पापा के पास होने वाली थी, ट्रिप के बाद उसे वहीं तो जाना था, लेकिन ये क्या, ये तो किसी और ही जगह पर आ गई है। ये जगह दिखने में वाकई बहुत सुंदर थी, लेकिन फिर भी सुंदर और अपनी चीज़ों में बहुत अंतर होता है और वानी को तो अपने रूम में ही होना था। अब जैसे तैसे करके बेमन से ही उसे बाथरूम के अंदर एंटर होना पड़ता है और वानी थोड़ी देर में फ्रेश अप हो करके बाहर की तरफ निकली थी तो उसके लिए ऐसा लग था पूरा शॉपिंग मॉल आकर खड़ा हो गया है। उसे जिस भी तरह का ड्रेस चाहिए था सब कुछ अवेलेबल था। और वही लड़की जो अपना सिर दोबारा से नीचे झुकाते हुए कहती है, मैम अगर आपको कुछ और चाहिए तो आप मुझसे मांग सकती हैं। वानी धीरे से कहती है, मुझे फ़ोन चाहिए, मम्मा से बात करनी है। और फिर वो उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है, आर्यन से बात करनी है। हाँ, आर्यन को बताऊंगी तो शायद वो मुझे कुछ हेल्प कर दे, वो मुझे ढूंढ रहा होगा बेचारा, उसे तो ये भी नहीं पता कि मैं कहाँ पर हूँ और मम्मा को भी तो नहीं पता होगा, पापा भी मेरे लिए परेशान हो रहे होंगे, मिशू को भी कुछ नहीं समझ आ रहा होगा, आप मुझे फ़ोन दे दीजिए प्लीज़। वो लड़की अपना चेहरा नाम हिलाते हुए कहती है, सिंसियरली अपोलोजाइजिंग मैम, फिर आपको फ़ोन नहीं मिल सकता, आपको फ़ोन अलाउड नहीं है, आपको जो बात करनी है आप मुझसे करिए। वानी अपना सर जो कि खुद ही अपने हाथों से पकड़ते हुए कहती है, ओह क्यों नहीं समझ रही हो तुम, मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई है, मैं कल कहीं और थी आज कहीं और मैं तो घर जाने वाली थी, यहाँ कहाँ से आ गई। वो लड़की धीरे से कहती है, मैम आपसे आपका घर यही है, आपको यहीं पर रहना होगा। वानी कहती है, पागल हो गई हो क्या, मेरी मम्मी पापा बहुत मारेंगे अगर उन्हें पता चला कि मैं कहीं और पर आकर रुकी हुई हूँ, और शायद मैं पूरी रात पे यहीं पर थी ना, हाँ यहीं पर थी ना। वो लड़की कहती है, मैम आप रात के 3 बजे यहाँ पर आई हैं। वानी सुनकर कहती है, इतनी लेट में आई हूँ तो मुझे लाया कौन? इस बात पर उसने अपने चेहरे को दोबारा से नाम हिला दिया था, क्योंकि ये थोड़ा पर्सनल सवाल था और शायद इस बारे में उसे बताना अलाउड नहीं था वानी को, इसी वजह से वो चुप रह जाती है। अब वानी को ज़बरदस्ती वहाँ पर रखे
सारे अच्छे कपड़ों को देख देख करके ज़बरदस्ती उसे पहनना ही पड़ता है, क्योंकि इसके अलावा वो क्या कर सकती थी। और वो इस वक्त एक स्लीवलेस गाउन को पहन करके बेड पर बैठी हुई थी और बहुत ही शांति से। सामने बहुत सारे ब्रेकफास्ट के लिए सामान रखे थे। थोड़ी देर में अब लंच भी आ चुका था और इसी तरह से शाम हो जाती है। शाम के भी नाश्ते को वानी ने पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था और आज पूरा दिन वो इसी तरह से बेड पर बैठे बैठे गुजार देती है। लगभग शाम को वानी को कुछ आवाज़ आ रही थी, जैसे कि बाहर से कोई अंदर की तरफ गाड़ियों से आ रहा हो। और वानी जो जल्दी से भागते हुए बालकनी की तरफ पहुंच रही थी, बालकनी का दरवाज़ा उससे खुल नहीं रहा था, जिससे वो बाहर की तरफ आवाज़ लगाते हुए कहती है, कोई है, प्लीज़ कोई हेल्प कर दो। तभी वो लड़की जो कि वानी के लिए पर्सनली हायर की गई थी, वो आते हुए कहती है, मैम आप मुझे हेल्प पर बुला सकती हैं। वानी पूछती है, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हें नाम से नहीं बुला सकती मैं? ये सुनकर के वो अपना चेहरा नाम मिलाते हुए कहती है, नो मैम, हम आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स नहीं दे सकते। ना मुझे आपका नाम पता है और ना ही आप मेरा नाम जान सकती हैं। आपको कैसे हेल्प चाहिए मैम? वानी जो अपनी उंगली से बालकनी का दरवाज़ा दिखाते हुए कहती है, उसे खोलना है, मुझे बालकनी में जाना था, जा सकती हूँ? ये सुनकर वो लड़की हल्का स्माइल करते हुए कहती है, मैम ये पूरा मेंशन आपका है, आप जहाँ मन चाहे वहाँ जा सकते हैं, आपको कोई रोक टोक नहीं है। ये बोलकर वो उसकी हेल्प करते हुए दरवाजे को अनलॉक कर दी थी और वानी बाहर आकर खड़ी हो गई थी। और वानी के लिए थोड़ी अमेजिंग बात थी कि यहाँ पर मौसम इतना ठंडा नहीं था जितना उसके अपने शहर में था। वानी अगल बगल देखते हुए कहती है, ये मैं कहाँ आ गई हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और फिर वो अगल बगल ध्यान से देखने की कोशिश करती है कि उसे कुछ पता चल जाए कि आखिर वो कौन सी जगह पर आई है, मगर यहाँ आस पास उसे सिर्फ पेड़ ही पेड़ नजर आ रहे थे, जैसे वो किसी जंगल के बीच में आकर रुक गई हो। और तभी वो गाड़ियों की तरफ देखती है, लेकिन गाड़ियों में से तो सिर्फ ब्लैक ब्लैक कपड़े पहने हुए कुछ बहुत ही हट्टे कट्टे बॉडीगार्ड्स नजर आ रहे थे। अब वो बॉडीगार्ड्स थे या फिर कौन, वानी को नहीं पता था। और इस बात को पूछने के लिए वो उसी लड़की का हाथ पकड़ते हुए कहती है, हेल्पर प्लीज़ मुझे बताओ वो लोग कौन है, कहीं मुझे तो लेने नहीं आ रहे ना? ये सुनकर वो लड़की कहती है, मैम आप बिल्कुल मत घबराइए, आपको हाथ लगाने का हक किसी को नहीं है। वानी पूछती है, तो फिर मुझे हाथ लगाने का हक किसी को है ना? मैं तो किसी को पकड़ सकती हूँ क्योंकि मैंने अभी तुम्हारा हाथ पकड़ा हुआ है। वो लड़की कहती है, मैम आप किसी की जान भी ले लें तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। ये सुनकर वानी डरते हुए कहती है, पागल हो क्या, मैं तुम्हें खूनी नजर आती हूँ? ऐसा नहीं करती मैं, तुम डरना मत मुझसे। वैसे तुम मुझे वो बॉस के पास ले जा सकती हो जो तुम्हें हायर करके रखे हुए हैं, उनसे मिलना है। वानी की बात सुनकर वो लड़की कहती है, मैम इतनी बेसब्री ठीक नहीं है, वो खुद आपसे मिलने आएंगे, तब तक आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। कभी नहीं सोचा था वानी ने, इवन सपने में भी नहीं, कि उसकी ज़िंदगी कुछ यूँ बदल जाएगी कि उसे कुछ नहीं पता होगा कि उसके सराउंडिंग में क्या चल रहा है। वानी को तो अपनी शक्ल पर भरोसा नहीं हो रहा था कि क्या वो वही लड़की है जो कि वो कल तक थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है उसके साथ। कहीं उसे कोई नई जिंदगी तो नहीं मिल गई, कहीं वो किसी दूसरी लड़की के शरीर में तो आकर नहीं घुस गई जो उसे कुछ भी याद ना हो। रात में उसके लिए डिनर भी उसके सामने ले आकर रख दिया गया था। अब वानी जो कि थोड़ा भूख महसूस कर पा रही थी, भले ही उसे टेंशन थी तब भी, और वो सामने के खाने को देखते हुए कहती है, इसमें जहर हुआ तो? उसने बहुत ही धीरे बोला था। तभी वो लड़की झुकते हुए कहती है, मैम आप मुझे टेस्ट करा सकती हैं अगर आपको डर लग रहा हो तो। ये सुनकर वानी कहती है, नहीं नहीं, मेरी जान जाती है जाने तो, किसी और की जान नहीं जानी चाहिए मेरी वजह से, तुम रहने तो मैं खा लूँगी। वो लड़की जो कहती है, नहीं मैम, अगर आपको डाउट हुआ है तो आपको ज़बरदस्ती नहीं खिलाया जा सकता, रुकिए पहले मैं इसे खाती हूँ। और उस खाने की हर एक डिशेस को उस लड़की ने खुद अपने हाथों में स्पून लेकर के टेस्ट किया था, वानी को इस बात का तसल्ली दिलाने के लिए कि वानी को कोई यहाँ पर मारना नहीं चाहता और वो बिल्कुल बेफिक्र होकर यहाँ पर आए। वानी समझ नहीं पा रही थी कोई उसे इस तरह कैद करके इतनी अच्छी जिंदगी क्यों दे रहा है। खाना जो कि उसने खा लिया था और ख़त्म करते हुए आराम से बेड पर बैठ जाती है। और तभी वो लड़की जो कि उसकी हेल्पर थी वो जाने तो वाली थी, लेकिन वानी उसको रोकते हुए कहती है, मैं तुम्हें कोई नाम दे सकती हूँ अगर तुम्हारी इजाज़त हो तो। वो लड़की कहती है, मैम आप मुझे हेल्पर बुलाइए, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप मुझे किसी और नाम से बुलाना चाहती हैं दैट्स योर विश मैम। वानी बड़े प्यार से पूछती है,
मैं तुम्हें मिशु बुलाऊं क्या? मुझे अपनी बहन की बहुत याद आ रही है। अगर मिशु बुलाऊंगी तो थोड़ी कम आएगी शायद। जिस तरह से वानी एकदम से रोना शुरू कर दी थी, वो भाग कर के उसके पास आते हुए कहती है, मैम आप ठीक तो हैं? आप मुझे मिशु बुलाइए, पर प्लीज़ आप इमोशनल मत होइए। अगर आप रोएंगे तो हमें पनिशमेंट मिलेगी मैम। ये सुनते ही वानी एकदम से उसकी तरफ मुड़कर देखते हुए कहती है, क्या? तुम्हें कोई पनिशमेंट देगा, वो भी सिर्फ मेरी रोने की वजह से? क्या बोल रही हो? वो लड़की कहती है, सॉरी मैम, शायद मुझे इस बारे में आपको नहीं बताना चाहिए था। आप परेशान हो गई। आई एम रियली सॉरी। वानी जो गुस्से में कहती है, अब मुझे तुम चुपचाप से बताओ कि ये सब क्या चल रहा है। हाँ, मेरे रोने की वजह से तुम्हें कोई पनिशमेंट क्यों देगा? वो लड़की जो कहती है, मैम इस बारे में हम आपको कुछ नहीं। लेकिन तभी वानी कहती है, अगर तुमने ऐसा नहीं किया ना तो मैं बहुत जोर जोर से रोना शुरू कर दूंगी और खुद को हर्ट कर लूंगी। अब वानी को शायद ये ट्रिक समझ में आ गई थी कि जो भी ये बॉस है वो वानी को हर्ट होते हुए नहीं देख सकता, और शायद अब उसके इस रीज़न की वजह से कि वो खुद को हर्ट कर लेगी, यहाँ सारे एम्प्लॉयज़ उसकी बात मानना शुरू कर दें। वानी का ये ट्रिक काम भी कर जाता है। वो लड़की जिसका नाम अभी अभी वानी ने मीशू रखा था, वो भागकर उसके सामने हाथ जोड़ते हुए कहती है, मैम प्लीज़ मैम, आप ऐसा कुछ मत करेगा। मैं आपको सब कुछ बताती हूँ, आपको जो भी जानना है, लेकिन हमें भी सारी बातें पता नहीं होती है मैम। वानी उससे कहती है, तुम्हें जितनी बात पता है तो मुझे उतना ही बताओ। मैं कौन सा पूरी बात जानने के लिए बेकरार हो रही हूँ। बस इतना बताओ कि वो शख्स जो भी है, बुढ़ा, बेवकूफ़, पागल, बॉस जो भी है तुम्हारा, वो मुझे रोता हुआ नहीं देख सकता। ये सुनकर वो लड़की कहती है, नो मैम, वो आपको परेशान नहीं देख सकते। वानी जो इस बात को सुनकर थोड़ी देर के लिए एकदम से शांत पड़ गई थी और खुद को शीशे के सामने आकर के देखते हुए कहती है, क्या ये कोई ये कोई जादू है? क्या मैं कहीं कोई प्रिंसेस तो नहीं बन गई ना, जिसकी ज़िंदगी में कोई प्रिंस चार्मिंग आता है और उसे अपनी रानी बना कर रखता है? ऐसा सच नहीं हो सकता, मुझे पता है ऐसा कभी सच नहीं हो सकता। ये सब तो सिर्फ कहानियों में होता था ना, है ना? विशु तुम ही से पूछ रही हूँ, बताओ ना। वो लड़की कहती है, शायद आपके लिए ये सच हो रहा है, मुझे भी नहीं पता मैम, पर वो शख्स आपको रोता हुआ नहीं देख सकते। हमारे बॉस हैं वो, हम उनके बारे में ज़्यादा नहीं जानते, मगर आपको रुलाने के लिए हमें पनिशमेंट मिलेगी, इसलिए प्लीज़ मैम आप सैड मत होइएगा। वानी जो कि बड़ी से स्माइल अपने चेहरे पर लाते हुए कहती है, ठीक है फिर, तो मुझे सारी बातें बताती रहो, जो जो मैं पूछूं। मैं बिल्कुल सैड नहीं होंगी और दिन भर अपने चेहरे पर ऐसे स्माइल चिपकाए रखूंगी, ठीक है ना? तुम्हारे लिए भी प्रॉफिटेबल, मेरे लिए भी प्रॉफिटेबल। वानी की बात सुनकर वह हेल्पर कहती है, मगर अगर आपको ज़्यादा बातें रिवील किया तो उसके लिए हमें अलग से पनिशमेंट मिलेगा और हमारी सैलरी भी डिडक्ट हो जाएगी, और शायद ज़्यादा प्रॉब्लम हुई तो हमें मारा भी जा सकता है मैम। वानी ये सुनकर कहती है, क्या मारा जा सकता है? नहीं नहीं, मेरी वजह से कोई मर नहीं सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हे भगवान। ये सुनकर वो लड़की कहती है, शायद आपको पता नहीं है, मगर आपकी वजह से बहुत लोग पहले ही मर चुके हैं। वानी ने ये बात सुनी नहीं थी, मगर वो हेल्पर को शायद कुछ ज़्यादा ही पता था वानी के उस बॉस के बारे में। उस हेल्पर की बातों को सुनकर वानी बहुत ज़्यादा डर गई थी और समझ नहीं पाती कि आखिर किसी की जान उसकी वजह से जा सकती है। इस बारे में वो खुद भी बहुत ज़्यादा गहरी सोच में डूब गई थी, लेकिन उसको इतना परेशान देख करके वह हेल्पर उसको समझाते हुए कहती है, मैम आप तो फिर से परेशान होने लगी, प्लीज़ मैम। वानी इस बात को समझते हुए कहती है, नहीं नहीं, मैं परेशान नहीं होंगी। और फिर वह ज़बरदस्ती का स्माइल अपने चेहरे पर लाते हुए कहती है, ये तुम्हारा बॉस मुझे कहीं से देख रहा होगा क्या? ये सुनकर वो लड़की अपने सर को हाँ मिलाते हुए कहती है, हाँ मैम, आपको नहीं पता, मगर आपके ऊपर उनकी नज़र 24 घंटे रहती है। वानी इस बात को सुनकर एकदम से अपने दिल पर अपना हाथ रख ली थी और खुद से कहती है, ये क्या चल रहा है? कोई रियलिटी शो है या फिर मैं किसी गेम में फंस गई हूँ? ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? और ये बोलते बोलते वो रोना शुरू कर दी थी, लेकिन फिर उसे याद आता है कि उसे तो रोना भी नहीं है ना, वरना न जाने किसकी जान चली जाए। हाँ, अभी तक उसे ये सारी बातें बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लगी थी, क्योंकि वानी के लिए ये कोई मामूली बात थोड़ी ना थी इस बात को समझना कि उसके चक्कर में कोई किसी की जान ले सकता है। वानी इतनी भी बड़ी कोई विक्टोरिया महारानी तो नहीं थी। वानी जो कि धीरे से अपने
सर को ले जाकर के पिलो पर टिका ली थी और बहुत सारी बातें अपने दिमाग में सोचने लगती है और खुद से ही पूछने लगती है। कभी वो रह रह करके हेल्पर को भी परेशान कर रही थी और तभी उसको ठीक अपने बगल में खड़ा देख कर कहती है, तुम क्या दिन रात ऐसे खड़ी रहती हो, रोबोट हो क्या? आजो सो जाओ मेरे पास। यह सुनकर कि वो लड़की जो कि अपना सिर झुकाते हुए कहती है, सॉरी मैम, पर मैं आपके साथ नहीं सो सकती। आपका लेवल हमसे बहुत ऊपर है, हम आपके साथ नहीं बैठ सकते। वानी को खुद नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर वो कहीं की महारानी तो नहीं बन गई है, कहीं वो सपना तो नहीं देख रही, या फिर उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। आखिर वाकई क्या हो रहा था वानी के साथ, और कौन था वो बॉस जो कि वानी को इतनी प्यारी, और कौन था वो बॉस जो वानी को सैड होता हुआ भी नहीं देख सकता था। आइए जानते हैं इस आने वाले एपिसोड में और सुनते रहिए विलन्स क्लेम्ड गर्लफ्रेंड सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ।